हाँ अब आ जाएगी बेटे आवाज़। अब देखिए आ गई होगी आवाज़। हाँ जी, हम लोगों ने कॉपी में लास्ट में लिखा था कि पसंदगी या वापसी के आधार पर जो माल बेचा जाता है उसका लेखा इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापारी द्वारा इस प्रकार से माल का विक्रय कभी कभी होता है या लगातार निरंतरता के आधार पर होता है या फिर अनेकों बार, यानी कि व्यापार का बिजनेस का मॉडल ही कुछ ऐसा है कि वो पहले माल किसको भेजेगा, होलसेलर को, होलसेलर किसको भेजेगा, रिटेलर को, मतलब फुटकर व्यापारी को, फुटकर व्यापारी अपनी एक्सेप्टेंस किसको देगा, थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी किसको देगा, मैन्युफैक्चरर को। तो उसके बिजनेस का नेचर ही क्या हो जाएगा, सेलिंग द गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। लिखिए सबसे पहले नंबर 1, जब जब पसंदगी या वापसी के आधार पर, जब पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय, जब पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय यदा कदा, यदा कदा अर्थात कभी कभी, यदा कदा अर्थात कभी कभी ही किया जाता है, यदा कदा अर्थात कभी कभी ही किया जाता है। बेटा मेरी तरफ देखिए पहले, मैं आपसे कहूं बेटे कि मैं आपको एक छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, बहुत छोटा सा, जो मुश्किल से 10 दिन चलेगा और 10 दिन में वो सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा, टॉपिक नहीं, चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे आपने अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट कॉपी बना रखी है ना भाई लोग, मैथ्स के लिए अलग कॉपी बना रखी है, लॉ इको हर सब्जेक्ट के लिए बना रखी है। अब मैंने कहा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है तो 10 दिन चलेगा और खत्म हो जाएगा, तो क्या आप उसके लिए अलग से कॉपी बनाएंगे, या जो जो कॉपी आपने बना रखी होगी पहले से, कोई मोटी सी कॉपी बना रखी होगी, उसी में आखिरी में जाके पार्टीशन करके उसको सटा देंगे बेटे। तो थोड़ा मतलब समझिएगा, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक सब्जेक्ट है जो 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अकाउंटेंसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट, लॉ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आपने क्या डिसीजन लिया कि इसके लिए सेपरेट बुक बनाएंगे और दूसरे के लिए सेपरेट बुक नहीं बनाए। अब टॉपिक का नाम देखो, जब व्यापारी द्वारा पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय क्या किया जाता है, कभी कभी किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रकार के लेन देनों का लेखा करने के लिए कभी भी, अरे अब बोलूंगा जब लिखना, कभी भी इन प्रकार के लेन देनों का लेखा करने के लिए अलग से बहिया नहीं रखी जाती। इसे नॉर्मल सेल्स मानकर एक बार आपकी जर्नल में यूं ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मतलब जो आपने ओरिजिनल बुक बना रखी है ना, उसी में आप नॉर्मल सेल्स मानकर क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। कब कर लेते हैं रिकॉर्ड, जब पसंदगी या वापसी के आधार पर माल भेजा जाता है। लेकिन बाद में जब कस्टमर हाँ बोलता है और ना बोलता है तो उससे संबंधित जर्नल प्रविष्टियां पास कर दी जाती हैं। ठीक है बेटा, लिखना शुरू करो इसमें, जब जब पसंदगी या वापसी के आधार पर, जब पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय, माल का विक्रय कभी कभी किया जाता है, पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय कभी कभी किया जाता है, तो ऐसे लेन देनों का लेखा ऐसे लेन देनों का लेखा सामान्य विक्रय मानते हुए, सामान्य विक्रय मानते हुए पुस्तकों में कर लिया जाता है, पुस्तकों में कर लिया जाता है, पूर्ण विराम। तत्पश्चात
सूचनाओं के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर समायोजित प्रविष्टियां कर ली जाती है, समायोजित प्रविष्टियां कर ली जाती है, पूर्ण विराम। जर्नल प्रविष्टियां इस प्रकार है, जर्नल प्रविष्टियां इस प्रकार है, बोलो बेटे। जर्नल प्रविष्टियां इस प्रकार है। नंबर 1 लिखिए। पसंदगी या विक्रय के पसंदगी या वापसी के आधार पर, पसंदगी या वापसी के आधार पर माल भेजे जाने पर, पसंदगी या वापसी के आधार पर माल भेजे जाने पर। बेटा ये एंट्री कब हो रही है? जब आपने कस्टमर को माल पसंदगी या वापसी के आधार पर सेंड कर दिया है। एंट्री लिखेंगे बेटे, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा जिस तरीके से उधार में माल बेचते हैं तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं ना, तो सभी कस्टमर को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। तो एंट्री हो गई ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नंबर 2 लिखो बेटे। बेटे कस्टमर या तो उन गुड्स को आपको हाँ बोलेगा या फिर रिटर्न कर देगा। लिखो, माल वापस किए जाने पर, माल वापस किए जाने पर, माल वापस किए जाने पर बेटा एंट्री होती है, क्योंकि अपन ने इसे एक बार क्या मान लिया था, तो जब माल बिका हुआ वापस आता है तो उसे सेल्स रिटर्न मानते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। और तीसरा, तीसरा लिखो बेटा, ग्राहकों द्वारा, ग्राहकों द्वारा माल स्वीकार करने पर, ग्राहकों द्वारा माल स्वीकार करने पर, मतलब कस्टमर ने अगर ना बोला तो सेकंड एंट्री हो गई, हाँ बोलेगा तो कोई ट्रीटमेंट होगा ना बेटा, दिमाग लगाइए। कस्टमर अगर अपने को हाँ बोल दे तो अपन क्या एंट्री करेंगे बेटा? वो तो मैं ऑलरेडी पहली एंट्री में कर चुका हूं ना। नहीं बेटे, सिर्फ कस्टमर ने हाँ बोला है, कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, पैसे देगा तो एंट्री करेंगे। अभी तो केवल हाँ बोला है कस्टमर ने कि हाँ मुझे भेजा हुआ गुड्स पसंद आ गया, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? जो आज एंट्री पास करते क्या वो पहले से ही ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री पास हो चुकी है ना बेटा? शाबाश, लिख लीजिए, नो एंट्री, नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है बच्चा लोग? बहुत साधारण बात थी। हमने माल भेजा, माल भेजने की एंट्री कर दी, कस्टमर ने लौटा दिया, लौटाने की एंट्री कर दी, कस्टमर ने बोला नहीं मेरे को तो गुड्स पसंद आ गई, अपन कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि स्वीकार करने पर जो एंट्री होती वो अपन माल भेजने पर पहले ही कर चुके हैं। एम आई क्लियर बेटे? अब आप एक छोटा सा नोट डाल के लिखेंगे, नोट, लेखांकन वर्ष के अंत में, लेखांकन वर्ष के अंत में जब अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, लेखांकन वर्ष के अंत में जब अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं तब
यदि कुल विक्रय में, तब यदि कुल विक्रय में ग्राहकों को उनकी पसंदगी या वापसी के आधार पर बेचा गया विक्रय भी शामिल हो, के आधार पर बेचा गया विक्रय भी शामिल हो, तथा वस्तु को लौटाने अथवा स्वीकार करने की समय अवधि भी न बीती हो तो ऐसी स्थिति में यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। तो अपन ने क्या लिखा बेटे? तो ऐसी स्थिति में थोड़ा जोश आना चाहिए। 2 दिन सैटरडे और आप लोग गांव जा सकते हैं, अगर आप गांव से आए हैं पढ़ने पर। जाने लग जाएगा, बहुत दूर रहता है। कहाँ रहते बेटे? यस यस यस, फिर भी झूठी मूठी तसल्ली। चलिए, अंडरस्टूड। फिर तो मूड और खराब हो जाता है, जाके आते हैं वापस मूड खराब हो जाता है। हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, कहाँ लगा बेटा? तो ऐसी स्थिति में निम्न दो समायोजन प्रविष्टियां की जाएंगी। पहला बेटे ध्यान से लिखिएगा, पहला भेजे गए माल हेतु पहले से की गई विक्रय की प्रविष्टि को कैंसिल, इंग्लिश में लिख लेना बेटे, कैंसिल, CANCEL, कैंसिल करने पर हाँ बेटे, एंट्री लिखिए प्लीज। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, सब समझा दूंगा मैं, आप लिख लें एक बार। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, बेटा ब्रैकेट में लिख लो एट सेलिंग प्राइस। कौन सी प्राइस? सेलिंग प्राइस। ओके बेटे, नंबर 2 लिखिए, अंतिम स्कंद के समायोजन हेतु, अंतिम स्कंद मतलब स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्कंद के समायोजन हेतु
कुछ शब्द इंग्लिश में थोड़े इजी हैं, कुछ शब्द हिंदी में थोड़े इजी हैं। जैसे स्कंद को स्टॉक बोल सकते थे, क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम स्कंद के समायोजन हेतु एंट्री लिखो बेटे, इन्वेंट्री विद inventory with customer on sale or return account debit, sale or return account debit to trading account। नाम थोड़ा बड़ा है, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ये एंट्री आपको ध्यान है, मैंने वो रेक्टिफिकेशन में समझाई थी। वहाँ पर देखो मैंने सेल्स की जगह क्या लिख दिया था, लाभ हानि समायोजन खाता, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू ट्रेड रिसीवेबल, और उसमें लिखा था इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ये अभी तुमको मैंने कहा था कि उस समय तो खाली कहा था लिख लो, समझ में आ जाएगा अगले चैप्टर में, है ना। लिखने का काम पूरा हो गया बेटे। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा सब बच्चे, जो टॉपिक मैं अभी एग्जाम्पल में समझाऊंगा, अगर आप ये समझ लेते हैं तो समझ लो आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बेटा मेरा लेखांकन वर्ष है 2019 और 2020। मान लीजिए 10 अगस्त 2019 को मेरे द्वारा 10,000 रुपये के लागत मूल्य के माल को मैंने 15,000 रुपये में पसंदगी या वापसी के आधार पर भेज दिया। तो 10 अगस्त 2019 को मेरी पुस्तकों में माल बेचने की एंट्री होगी बेटे। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार के लेन देन कभी कभी करता हूँ और मैं इसका लेखा अपने सामान्य जो जर्नल है उसी में एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैंने एंट्री पास करी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने पर कर ली, आई बेटे बात समझ। अगर कस्टमर मुझे ना बोल देता है तो मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल कर लूँगा, और कस्टमर मुझे हाँ कह देता है तो मुझे कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। बहुत सीधी सीधी बात थी बेटे। मान लो मैंने कोई वस्तु 26 मार्च 2020 यानी कि लेखा वर्ष के अकाउंटिंग समाप्त होने से 4 दिन पहले ही मैंने 26 तारीख को क्या किया, 20,000 रुपये के लागत मूल्य के माल को कितने रुपए में बेचना बताया। बात समझ में। इस व्यक्ति को मैंने मोहलत दी थी 15 दिन की, यानी कि मान लो 15 दिन खत्म कब होंगे, 10 अप्रैल 2020। सही बोला बेटे मैं। यानी कि इस 31 मार्च 2020 से पहले तो मैंने बेचा था, और मुझे हाँ या ना का पता कब चलेगा, 31 मार्च 2020 निकल जाने के बाद। अच्छा मैंने एंट्री तो कौन सी दिन को की होगी, 26 मार्च 2020 को, क्योंकि मैं याद थोड़ी रखूँगा इसको इतना बेचा था, इसको इतना बेचा था, इसको इतना नहीं, मैं याद नहीं रखूँगा, मेरे को तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटा तो सेल्स नहीं बोलेंगे, सेल्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल्स। क्या बोलेंगे, सेल्स, सेल्स नहीं बोलेंगे। एंट्री बोले वापस से, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितना रुपीज आ गया बेटे, 30,000। कोई दिक्कत किसी को, वेरी नाइस। बेटे कस्टमर मुझे हाँ और ना कब बताएगा, 10 अप्रैल 2020 को। लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मुझे 31 मार्च 2020 को अपने खाते बनाने हैं कि नहीं बना। क्या 31 मार्च 2020 को मैं ये मान लूं क्या कि वह व्यक्ति 10 तारीख को मुझे यस सर ही बोलेगा। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं तो मैं रूढ़िवादिता की अवधारणा की अवमानना कर रहा हूं। कौन सी अवधारणा, रूढ़िवादिता। बेटा रूढ़िवादिता की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो हमें ये बताती है कि हमें व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते समय प्रेजेंट के खर्चों को तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए, भविष्य में आने वाले संभावित खर्चों को का भी लेखा वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान में इनकम जो है उन्हीं का लेखा करना चाहिए, संभावित आयों का लेखा नहीं करना चाहिए। बेटे बात समझ में आ गई कि अगर संभावित आयों का लेखा इस साल कर लेंगे तो इस साल का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन कल को वो आय
नहीं हुई तो आपने गलत प्रॉफिट बना दिया कि नहीं बना। और सबसे बड़ी बात, संभावित आयों को आज ही मान लो कि मेरे को तो इनकम होगी, और उसी के बेसिस पे अगर आपने खर्चे कर डाले और कल को वो इनकम नहीं हुई तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं कि नहीं फंस सकते। बात समझे। सपने में हनुमान जी आए और ये कहे इस साल तेरे को 1 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। तो मैंने कहा अरे होगी, आज ही जाओ और BMW किस्तों में ले आया सर। अब BMW वाला तो क्या कर रहा है, किस्त मांगेगा हर महीने 50,000 रुपये की। मैं ऊपर देखूं, अभी तक तो नहीं आए, तो जैसे तैसे करके इस महीने मैंने क्या कर दी, किस्त चुका दी। अगला महीना फिर मैं ऊपर देख रहा हूँ, फिर नहीं आए, फिर जैसे जैसे करके मैंने क्या कर दी, वो किस्त चुका दी। अब मैं कब तक चुकाऊंगा यार, मेरी हालत टाइट हो गई कि नहीं हो गई। मुझे नुकसान में वो गाड़ी बेचनी पड़ेगी कि नहीं बेचनी पड़ेगी। बात समझ में आई। ये मेरा मजाक में जो टॉपिक मैंने पढ़ा है वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अगर हम खर्चों के लिए वर्तमान में ही क्या करके चलें, एडजस्टमेंट, तो हम लोग अपने आप को मजबूत करके चलते हैं कि कल को ये खर्चा हो गया तो हमारे को झटके जोर जोर से नहीं लगेंगे, याद रहेगा यार यार पहले ही पता था नुकसान तो होना ही है। बेटे बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ, 31 तारीख के दिन मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी इनकम होगी ही होगी, तो मुझे इस इनकम को कैंसिल कर देना चाहिए बेटे। मैं 31 तारीख को एक एंट्री पास करूंगा इस वाली एंट्री को कैंसिल करने की, इसकी रिवर्स एंट्री कर दूंगा। नालायक, रिटर्न हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो, रिटर्न थोड़ी किया है, पड़ा है माल उसके पास है, सेल्स रिटर्न। कहाँ से है सेल्स रिटर्न है? और बीच में मत बोलो, मैं बोल दूंगा अपने आप। एक ही टीचर है तुम्हारा, नहीं वो नहीं है, ध्यान रखना बेटा, ध्यान सुन। अरे मजाक में नहीं, आप बोलेंगे सेल्स रिटर्न तो एग्जाम में भी क्या लिख कर आओगे, और वो गलत हो जाएगा बेटे, ध्यान रखिएगा। 2 मार्क्स की एंट्री आएगी ये। ओके, तो आपने कैंसिल की एंट्री पास कर दी। अब थोड़ा दिमाग लगाना, आपके पास आपके शोरूम में 10 टेलीविजन थे बेटे, कितने थे, 10 टेलीविजन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये नए जमाने के गोल गोल टीवी आए हैं। मान लो आपने एक भी टीवी पसंद किया, वापसी के आधार पर नहीं भेजा होता, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखे होते बेटे, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखे होते, क्लोजिंग स्टॉक। कितने टीवी, एक टीवी कितने का, 20,000 रुपये का, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का होता। लेकिन आपने एक टीवी उठाकर किसको दे दिया, कस्टमर को। तो मेरे पास अब क्लोजिंग स्टॉक 9 टीवी का है कि 10 टीवी का, 9 टीवी का है ना। 9 गुणा बराबर 1 लाख। लेकिन वो जो टीवी इसके घर में पड़ा है उसका भी मालिकाना हक मेरा ही है कि नहीं। तो मेरे से पूछे कि व्हाट इज योर स्टॉक, मैं पूछूंगा कौन सा स्टॉक बताऊं। बोले जो गोडाउन में पड़ा है, मैं कहूंगा वो कितने का है। बोले नहीं जो तुम्हारा है, मैंने कहा ये 180 जो मेरा है और जो मेरे पास पड़ा है वो तो है ही, इसके अलावा एक टीवी ऐसा और है जो है तो मेरा लेकिन मेरे पास नहीं पड़ा, तो मैं कितने रुपए की टीवी का मालिक आना। बेटा आपको बात समझ आ गई क्या। जब तक मैं ये एंट्री बुक्स में नहीं दिखा देता, ये 20,000 रुपये कहीं पर भी बुक्स में आएगा क्या बेटे। इसलिए आपने देखो एक एंट्री पास की है, फटाफट देखिए, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ये एंट्री कौन से मूल्य पर होगी, कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि स्कंद का मूल्यांकन उसके लागत मूल्य पर होता है। बेटे बात समझ में आ गई। कौन सी एंट्री होगी ये, इन्वेंट्री विद कस्ट, मेरे साथ सब बच्चे मिलकर बोलेंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये एंट्री कौन सी प्राइस पर होगी, कॉस्ट प्राइस। हाँ, अगर अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन हो, इसकी मार्केट प्राइस, तो जो भी दोनों में कम होगा उस पर उसका मूल्यांकन कर लिया जाएगा। एम आई क्लियर बेटे। चलो, आपको टॉपिक पक्का समझ में आ गया। अब हम लोग एक 2-3 इलस्ट्रेशन करेंगे, इससे जो मन में जो 2-3 बातें हैं वो भी जो क्लियर नहीं हो सकी वो क्लियर हो जाएगी। चैप्टर 6 का यूनिट नंबर 2 है। दिख रहा है बेटे आपको प्रश्न,
CE sends goods to his customer on sale or return basis. The following transaction took place during 2019. बेटा जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपन पढ़े थे तो जर्नल एंट्री यूं ही हम लोग सॉल्व कर देते थे या प्रश्न को ध्यान से पढ़ते थे कि तलपट बनाने से पहले है कि बाद के अंतिम खाते से पहले है कि बाद? ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी था, वरना होता था पहले अपन करके आते थे बाद के तो लफड़ा हो जाता था। बेटा यहाँ पर भी एंट्री किस बात पे डिपेंड करेगी कि कभी कभी माल बेचा जा रहा है कि निरंतरता के आधार पर कि अनेक बार। अगर कभी कभी माल बेचते हैं तो प्रश्न में या तो आपको लिखा जाएगा कैजुअली लिखा जाएगा साफ साफ, या बोल देगा कि इसे ऑर्डिनरी सेल मानकर लेखा कर दिया जाता है। पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, नीचे वाली लाइन लास्ट लाइन पढ़ी जरा। सीई रिकॉर्ड्स सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज, बताओ कैजुअल वाला है कि फ्रीक्वेंट वाला कि न्यूमरस वाला? कैजुअल वाला। कौन सा वाला? यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीई assuming that accounting year closes on 31st December 2019। केवल समायोजन जर्नल प्रविष्टि बोलिए कि नेसेसरी जर्नल एंट्री बोलिए? अगर केवल क्या बोलता एडजस्टमेंट एंट्री तो जो लास्ट में 2 एंट्री लिखी ना 31 मार्च वाली वही करते। अब इसने कहीं एडजस्टमेंट नहीं बोला, क्या बोला? नेसेसरी जर्नल, मतलब जितनी भी जर्नल एंट्री बनती है इस प्रश्न में सब बनानी है आपको। आर यू रेडी बेटा? अच्छा पहली लाइन पढ़ो, देखें क्या है। सितंबर 15 sent goods to customer on sale or return basis at cost plus 33.33%, मतलब 33 सही 1/3 यानी 33.33% लाभ लागत मूल्य पर जोड़कर 1 लाख रुपए के विक्रय मूल्य का माल बेचा गया है। एम आई क्लियर बेटा? अब पहले तो एक छोटा सा मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, सीख लोगे बेटे शॉर्टकट? कॉपी में जहां पर भी इच्छा हो वहां लिख लेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स। पहले लिख लो फिर मतलब समझा दूंगा आपको मैं इसका। यदि लाभ की दर लागत पे कितना प्रतिशत होती है? 20%, तो उसी लाभ को जब विक्रय पर कैलकुलेट किया जाएगा तो वो 16.67% निकल कर आएगी। ऑन कॉस्ट 20, ऑन सेल्स 16.67। आपका मैथ्स का सब्जेक्ट और जो इको का सब्जेक्ट है बेटा वो ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? तो जो भी मैथ्स के सर हैं या जो ईगो के टीचर हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो पढ़ाते हैं, उसके बाद तुरंत शॉर्टकट बताते हैं कि नहीं बताते? क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्टकट्स देना बहुत जरूरी है बेटा। अगर अकाउंटेंसी किस में होती तो मैं ये बात आपको अकाउंटेंसी के पहले लेक्चर में बता दिया होता। ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारी अकाउंटेंसी, क्या है? सब्जेक्ट। तो शॉर्टकट्स मैं आपको तभी बताऊंगा जब उसकी जरूरत होगी। अब ये है क्या सर? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटे कॉस्ट तो है 1 लाख रुपए और उस पर प्रॉफिट है बेटा 25,000। अब आपको मुझे लाभ की दर कॉस्ट पर बतानी है और फिर किस पे बतानी है? ठीक है बेटा। अब आप लोग पहले से जो छोटी क्लासेस थी पढ़े हो ना, परसेंटेज निकालना सीखे हो ना। लाभ कितने का है बेटे? 25,000। अगर मुझे किस पे निकालना है तो बताओ कॉस्ट कितने की? 1 लाख रुपए की कॉस्ट है ना बेटा, बटे 1 लाख गुणा 100। क्या लाभ की दर 25% कॉस्ट पर निकल कर आ गई? अगर मुझे किस पे निकालना बेटा, माल था कितने का, प्रॉफिट कितना कमाया, क्या मेरी सेल्स 1,25,000 की आ गई क्या? अब प्रॉफिट कितने का है? 25,000। किस पर निकालना है मुझे बताओ? सेल्स कितनी है? 1,25,000। क्या ये 20% निकला बेटा? किस पर निकला? फटाफट बोल दो, समझ में आ गई क्या बात?
अब आप जरा ऊपर का जो शॉर्टकट मैंने लिखवाया था उसमें देखिए, लाभ की दर लागत पे यदि कितनी परसेंट होती है, तो ये प्रूव हो रहा है ना कि विक्रय पर भी 20% होती है। अब आपको शॉर्टकट समझ में आ गया। अब ये शॉर्टकट का फायदा क्या है इस प्रश्न में? बेटा आपको जो 1,00,000 रुपए गिवन है वो गिवन है सेलिंग प्राइस। बच्चा लोग क्या गिवन है? जब मुझे इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। तो मुझे लाभ की दर लागत पे तो कितनी दी हुई है? 33.33, लेकिन वो लागत पर है बेटा। तो मैं 1,00,000 का 33.33% लेस नहीं कर सकता कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि मुझे प्राइस तो कौन सी है? सेल्स। और लाभ की दर किस पे गिवन है? कॉस्ट पे। तो एक ट्रेडिशनल तरीका क्या है, जिस पर लाभ प्रॉफिट गिवन हो उसे क्या अज्यूम कर लो? माना, बोलो मेरे साथ, माना लागत 100 रुपए, 100 का 33.33 करेंगे तब जाके विक्रय मूल्य 133.33 बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का बेटा? अब मुझे 1,00,000 रुपए क्या गिवन है प्रश्न में? सेलिंग प्राइस। ये 100 मैंने क्या माना था बेटे? 33.33 क्या था? प्रॉफिट। और 133.33 क्या थी? तो ये जो सेलिंग प्राइस है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 133.33 होगी कि नहीं होगी? अब अगर मुझे क्या निकालनी हो तो कॉस्ट मैंने कितनी मान रखी है? 100। जरा 1,00,000 बटा 133.3333 करते जाइएगा, 1,00,000 बटे 133.333 करते जाओ, गुणा 100 कर दो। देखो कुछ 75,000 आया क्या? आया 75,000। अब ये तो देखो बेटे, मैंने 75,000 तो बिना कैलकुलेटर काम में लिए बोल दिया कि नहीं बोल दिया? बताऊं क्यों? मैं 1,00,000 बटे 133.3333 नहीं कर रहा था। मुझे ये पता है कि यदि लागत पे कितना परसेंट होता है तो वह विक्रय पे कितना परसेंट होता है। मैंने 1,00,000 का 25,000 पे निकाला और तुरंत 75 आ गया कि नहीं आया? शॉर्टकट आपको समझ में आया बेटे? पक्का समझ में आ गया? यानी कि ये रेटों की अदला बदली कब पॉसिबल होगी, कब हम करेंगे? जब आपको वैल्यू तो गिवन हो सेल्स और लाभ की दर गिवन हो कॉस्ट पे। वैल्यू तो गिवन हो कॉस्ट और मार्जिन गिवन हो सेल्स पे। वैल्यू भी कॉस्ट गिवन है और मार्जिन भी कॉस्ट गिवन है, तो ये तो मैच हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन अगर प्राइस गिवन हो कॉस्ट की, मार्जिन गिवन हो सेल्स, तो आप रेटों को, सेल्स को ऐसे अदला बदली करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वैल्यू है सेल्स, मार्जिन है कॉस्ट, आप कंपेयर नहीं कर सकते। बेटे बात समझ में आ गई क्या? पक्की क्लियर हो गई बात? शॉर्टकट आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? मैडम आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, इतना समय नहीं है बेटे वापस समझाने का। आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक बार जिसको भी कम समझ में आओ ना एग्जाम्पल, 5 मिनट लगेंगे, रिकॉर्डिंग में जाके दोबारा देख लेना, ठीक है बेटे? मैंने क्या कहा? हमको अगर क्या गिवन है, प्राइस, वैल्यू चेंज हो और मार्जिन अलग हो, दोबारा बोलो, वैल्यू अलग हो और मार्जिन अलग हो, तो क्या करेंगे? रेटों की अदला बदली कर लेंगे। बात समझ में आ गई? नाउ सबसे पहले हम लोग नंबर 1, मैं तुम्हारी शक्ल देखते समझ गया था कि कुछ ऊपर नीचे हुआ है। हाँ जी, 15 सितंबर को, या तो अभी दोबारा समझाऊंगा, सुन नहीं जाएगा, नहीं आया तो एक बार 5-10 मिनट चला के देख लेना। सितंबर 15, सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33.33%। ये ऑलरेडी सेलिंग प्राइस गिवन है कि नहीं है? कौन सी तारीख को बेटे? 15 सितंबर। लिखो मेरे साथ फटाफट, इलस्ट्रेशन नंबर 1 इन द बुक्स ऑफ CE Limited, in the books of CE Limited, पहला ट्रांजैक्शन कौन सी तारीख को हुआ? 15 सितंबर। पहला बेटा 1,00,000 रुपए का माल बेचा क्या अपन ने? बताइए, मैंने माल बेचने पर एंट्री क्या लिखवाई है? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। हाँ ना बोलो, ये लिखवाई थी ना? और तुमको समझ में आ गया बेटा? अच्छा, 15 सितंबर को अपन ने माल बेचने का लेखा कर दिया। अब नंबर 2, क्या 20 अक्टूबर को कस्टमर द्वारा गुड्स रिटर्न की गई है बेटे? चलो रिटर्न की एंट्री बताओ, क्या बताई थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। कितना रुपए?
40,000। देखो प्रश्न पढ़े ना आप 40,000 रुपये से। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, सबने लिख लिया बेटा। आगे देखिए 25 नवंबर को रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर ने बोला 40,000 रुपये का माल हमें पसंद आ गया। क्या ये 40,000 ऑलरेडी 1 लाख में शामिल थे ना? क्या आपने कोई एंट्री करनी चाहिए बेटे? नो। कौन सी तारीख को? 25 नवंबर। लिखो नो एंट्री, खाली मत छोड़ के आना, लिख कर आना नो एंट्री। इससे समझेगा एग्जामिनर क्या इसको पता है कि विक्रय की एंट्री कोई वापस से नहीं होगी। अच्छा बेटे इस लाइन को पढ़े जरा, सुनना है मेरे को। गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। अवेटिंग मतलब अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर इस 20,000 के बारे में हाँ बोलेगा या, और अभी अंतिम खाते बनाना जरूरी है। और ये हम मान ले क्या हाँ ही बोलेगा? नहीं बेटे, क्या मानेंगे? नहीं बोलेगा, क्योंकि हम रूढ़िवादी हैं। क्या है बेटे? हम उल्टा सोचेंगे तभी हमारे साथ सही होएगा। समझ गई क्या मेरी बात? चलो पहले तो क्या करें बताइए, जो हमने 20,000 रुपये का विक्रय मूल्य दिखा रखा उसे कैंसिल कर दूं मैं। एंट्री बोलिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, हो गया 20,000। लेकिन 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 जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमसे जो स्टॉक पूछा जाएगा वो स्टॉक 2 प्रकार का होगा। ऐसा जो हमारे पास है, ऐसा जो है तो हमारा लेकिन हमारे पास नहीं है। तो केवल दिखा देने से काम हो जाएगा क्या? उसको एंट्री करनी पड़ेगी बेटा। पहले एंट्री बोलेंगे इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बेटा ये एंट्री कौन से प्राइस पर होगी? कॉस्ट प्राइस। अब वापस से जिसको पिछली बार कम समझ में आया एक बार दोबारा देख लें बेटे। बेटा मुझे 20,000 कौन सी प्राइस गिवन थी? सेलिंग प्राइस। अब मुझे इसका क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, जिस सॉरी कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज मुझे किस पे गिवन थी? लागत पे। तो माना लागत मूल्य कितना? 100। लागत मूल्य मैंने कितना मान लिया? 100। 100 का 33.33 जोड़ लूंगा तो क्या विक्रय 133.33 निकल कर आएगा? बेटा ये जो 20,000 रुपये है ये डेफिनेटली 133.33 के बराबर है ना। मुझे किसके लिए पता करना है? कॉस्ट। और कॉस्ट मैंने क्या मानी है? 100। बताओ देखें कितना आया। 20,000 बटे 133.3333 गुणा 100 आ गया 15,000। तो मेरा एक तरीका मुझे समझ में आ गया बेटा। अच्छा मुझे दर तो किस पे गिवन थी? कॉस्ट। और मुझे मूल्य कौन सा गिवन था? क्या मैं रेटों की अदला बदली कर लूँ बेटा? यदि लागत पर प्रॉफिट कितना % कमा रहे हो और आपको राशि किसकी गिवन हो तो मैं इस 33 को 25% बोल सकता था। अब देखो तुम्हें कैलसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 20,000 का 25% होता है 5,000। तो 20,000 तो सेलिंग प्राइस थी, 5,000 का प्रॉफिट था, 20 माइनस 5 लागत 15,000 थी ना। अच्छा इतना कॉमन सेंस तो है ना कि विक्रय में लाभ जुड़ा हुआ होता है, तभी कॉस्ट को निकाला जाता है घटाकर। तो 20 का 25% बोले 5,000, 20 माइनस 5 बराबर 15। फटाफट आ गया कि नहीं आ गया? मैं तुम्हें कोई कंपल्शन नहीं है, तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे करना। बात समझ में आ गई बेटा? ये आपका आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस। और तुमको सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेरी गुड बेटा। बेटे कुछ थोड़ा क्लियर हुआ तुमको? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ ना? एक बार घर जाके वो पूरा 5-10 मिनट का रिकॉर्डिंग वापस देख लेना और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि रिकॉर्डिंग इसी के लिए है कि कुछ नहीं समझ में आया तो उसे 10 बार देख सकते हैं। ठीक है? ओके बेटे। लेकिन जो आनंद YouTube देखने में आता है वो आनंद ये रिकॉर्डिंग देखने में बिल्कुल भी नहीं आता है ना। वही शक्ल दिखती है, वही सब्जेक्ट दिखता है। रुक तू,
हाँ बेटा समझ में आ गया। चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िएगा। अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर वेयर इन द गुड्स आर कैजुअली, आ गया क्या, कैजुअली sold on sale on approval basis. The following is the information provided to you during 2020. Date 10 फरवरी को सेल ऑन। अब देखो नाटक क्या किया इसने। अब तक तो ये अपने को विक्रय मूल्य देता था, अब इसने 1,20,000 का जो माल भेजा है उसकी लागत मूल्य दी है और लाभ की दर भी किस पे दी है। मैं 1,20,000 में 25% जोड़ूंगा तो 30,000 आएगा ना। तो 1,20 तो लागत थी, 30,000 प्रॉफिट था, 1.5 लाख का सेलिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे हमेशा क्या देना हो चाहिए था सेल्स। अब क्या इन्होंने क्या दे दिया, कॉस्ट। मैंने कहा तुम शाणे तो हम तुमसे ज़्यादा शाणे। 1,20 में प्रॉफिट जुड़ा, क्या आ गई, सेल्स। अब देखो कहीं पर भी कॉस्ट लिखा हुआ है कहीं, अब खाली ये सब कौन से प्राइसेस हैं, सेलिंग प्राइस, खाली यही कौन सी प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस। 20 फरवरी को गुड्स रिटर्न हो गई, 15 मार्च को गुड्स की क्या हो गई बेटा, अप्रूवल हो गई, और 31 मार्च को अवेटिंग अप्रूवल। All the above goods are sold ordinarily in the course of the online business. Considering that he closes his books on 31st March 2020, you are required to pass entry in the books of Amit to record the above transaction। मतलब 10 तारीख से लेकर 31 तारीख के सभी लेन देनों का लेखा करना है बेटे, फटाफट लिखे। Illustration number 2, second in the books of Amit। इन द बुक्स ऑफ अमित। हाँ बेटे, सबसे पहले ट्रांजैक्शन कौन सी तारीख को हुआ, 10 फरवरी। एंट्री बोलिए बेटे, 2-3 बार प्रश्न कर लोगे तो याद हो जाएगा बेटा। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने वो क्या करना है, देखिए 1,20,000 पे क्या गिवन थी बेटे, कॉस्ट। इसमें कितना परसेंट जोड़ लें, प्लस 25%, हो जाएगा 1.5 लाख। अच्छा, इसका एक तरीका अभी सिखाया था आपको मैंने, जिस पर प्रॉफिट मार्जिन गिवन हो उसे क्या मान लेते हैं, 100। माना लागत मूल्य कितना, लागत मूल्य 100, लाभ की दर लागत पर कितना परसेंट, 25, तो क्या विक्रय मूल्य 125 होगा बेटा। अब मुझे जो प्रश्न में मूल्य गिवन था वो 1,20,000 कौन सा मूल्य गिवन था, ये कितने के बराबर है, 100 गुना किससे कर लूँ, 125 करके देखो। पर बेटे अब अपन बच्चे थोड़ी हैं, अब अपन लोग थोड़े एडवांस आ गए कि नहीं आ गए। आज हम लोग खाना उसी तरीके से खाते हैं जैसे 2 साल के थे, आज भी वैसे आज भी हम क्या उसी तरीके से बर्ताव करते हैं जैसे हम 1.5 साल के बच्चे थे। थोड़े एक्सपीरियंस हो गया कि नहीं हो गया, तो थोड़ा सा अपने को भी शॉर्टकट क्या कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। बाकी तुम्हारी इच्छा। कल को बोलते हमको तुम्हारा बचपन ही अच्छा लगता है, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नंबर 2 देखो बेटा, 20 तारीख को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया बेटे, रिटर्न की एंट्री कर दो। कौन सी तारीख को किया है, हाँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। कितने रुपए का, 80। सर आपने यहाँ पर जोड़ा जाड़ी क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ अपने पर कहीं पर भी कॉस्ट गिवन था क्या, और कस्टमर जो जितने रुपए का माल लौटाएगा अगर आगे कुछ भी ना लिखा हो तो उसे सेल्स ही तो मानेंगे बेटे। कितने रुपए का माल एक्सेप्ट कर लिया, 15 मार्च को 40,000। 15 मार्च को कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, फिर कस्टमर अपना गुड्स एक्सेप्ट कर चुका है। एम आई क्लियर बेटा। अच्छा, अब हम कौन सी तारीख को आ जाएंगे, 31 तारीख। प्लीज यूज कैलकुलेटर बच्चा लोग। हमने कितने रुपए के विक्रय मूल्य का माल बेचा था, उसमें से कितना रिटर्न होके आ गया, 150 माइनस 80 बराबर 70,000 में से 40,000 रुपये का माल स्वीकार हो गया, कितना बचा, आ गया 30,000 रुपये अपने। इसके कैंसिलेशन की एंट्री पास कर दूं, ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी
कैंसिलेशन करना है ना, करेक्ट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कितना रुपीज, 30,000। तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो गया क्या? अच्छा एक एंट्री और होगी क्या, कौन सी होगी? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा वही वाली बात आ गई, मुझे प्रश्न में वैल्यू तो कौन सी गिवन है, सेल्स, लेकिन मुझे मार्जिन 25% किस पे गिवन था, कॉस्ट। दो तरीके बताया था, माना लागत मूल्य कितना 100 रुपये, लागत का 25% जोड़े तो क्या विक्रय मूल्य 125 हो गया बेटा। अब मुझे प्रश्न में जो 30,000 रुपये गिवन है, क्या वो विक्रय मूल्य का गिवन है? कैसे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से। देखो 24,000 आ रहा है क्या? अब बेटा मैंने थोड़ी कैलकुलेट किया है ये, बटा 125 गुणा 100। मेरे तो दिमाग में क्या चल रहा था कि लागत पर होता है 25, तो विक्रय पे होता है 20, 30,000 का 20% होता है 6,000, 30 में से 6 घटाओ 24, ऐसे भी आएगा कि नहीं आएगा? बिलीव मी, ये मैंने ऐसा कैलकुलेट खुद ने नहीं किया, मुझे थोड़ी पता था बच्चे 125 करेंगे गुणा 100 करेंगे कितना आएगा। जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे कर सकते हैं। हाँ बेटे बात समझ में आ गई, वेरी नाइस। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। थर्ड इलस्ट्रेशन कल करवाऊंगा, आज नहीं, आज हम करेंगे चौथा इलस्ट्रेशन। तुम क्या सोचो मैं क्लास छोड़ रहा हूँ? थर्ड इलस्ट्रेशन थोड़ा बड़ा है, कल करेंगे, अभी समय कम है हमारे पास। क्या सबने टिप लिया? अच्छा एक बात ही बताओ, इस लाइन को पढ़ो, देखें क्या लिखा नोट को। एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट 15 अप्रैल 2020 को कस्टमर ने वो जो 30,000 रुपये का माल उनके पास पड़ा था वो क्या कर दिया, रिजेक्ट, फॉर विच अप्रूवल हैज बीन पेंडिंग ऑन 31st। अप्रूवल बाकी थी ना, क्या उसकी कोई एंट्री होगी क्या? क्योंकि उनको तो हम ऑलरेडी इधर अरे तुमने वापस दे दिया तो भी हम कैंसिल करते हैं, तुमने नहीं दिया था तो पहले ही कैंसिल कर चुके। बेटा जिस चीज़ का लेखा हो चुका है ना, अगर वही लेखा बाद में हुई ना तो कोई एंट्री, कोई वो ट्रांजेक्शन हो तो वापस कोई एंट्री पास नहीं होगी, अंडरस्टूड। लेकिन सर अगर वो क्या कर लेता, उसके बारे में चर्चा कल करेंगे अपन, उसके भी इलस्ट्रेशन हैं, ठीक है बेटे। पहले करेंगे चौथा इलस्ट्रेशन। S Limited sends out its goods to dealer on sale or return basis. All such transactions are however treated as कैजुअल बेसिस में ही सामान्य सेल्स माना जाता है बेटा, एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक। Just before the end of accounting year on 31st March 2020, 200 such goods have been sent to a dealer at the rate rupee 250 each, जिसके लागत मूल्य कितना था 200, on sale or return basis and debited to his account. Of these, इनमें 200 में से 31 मार्च 2020 को 50 वर रिटर्न, 50 तो रिटर्न हो गई, 70 क्या हो गई, सोल्ड, मतलब कस्टमर ने हाँ बोल दी, एंड वाइल फॉर द अदर, और बाकी के बचे हुए के लिए डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट येट एक्सपायर्ड। एक्सपायर मतलब अभी तक वो डेट बीती हुई नहीं है, समझ गए बेटा। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है या नेसेसरी जर्नल एंट्री मांगी? जर्नल मानता तो माल बेचने की भी एंट्री करते, अब यहाँ पे केवल किसकी मांगी है, एडजस्टमेंट, और वो भी कौन सी डेट को, 31 मार्च। अब 31 तारीख को 3 एंट्री होगी, एक तो जो 50 इकाइयाँ रिटर्न करी वो भी किस डेट को रिटर्न करी, रिटर्न की एंट्री करनी पड़ेगी। जो कस्टमर के पास पड़ी है और ना उसने हाँ बोला है ना बोला है, उसकी कैंसिलेशन एंट्री करनी पड़ेगी, और एक इन्वेंट्री विद कस्टमर दिखाना पड़ेगा। टेल मी यस और नो। लिखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 4। कौन सी लिमिटेड है ये, एस लिमिटेड। हाँ जी, एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी डेट को मांग रहा है, मार्च 2020।
बेटा पहले सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर लें। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 50 इकाइयाँ। बेटा इनको कितने में बना के बेचा था अपन ने? 250 में। एक 25 या 12,500? 12,500 बेटा, 1,25 नहीं आएगा। अच्छा 200 में से कितनी वापस आ गई बेटा? बोलते क्यों नहीं? 200 में से कितनी वापस आ गई? कितने के बारे में हाँ बोल दिया गया? लिखो। नो एंट्री फॉर एक्सेप्टेड गुड्स। जिन गुड्स को कस्टमर ने क्या कर लिया? स्वीकार, उसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं है। लेकिन बेटा 200 में से 50 आ गई, कितनी बची? 150। 150 में से 70 क्या हो गई? स्वीकार। कितनी बची? 80। 80 ऐसी हैं जो ना रिटर्न हुई है और ना ही स्वीकार हुई। कैंसिलेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री बोलिए। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। देखो बेचने वाली प्राइस तो कितनी थी? 250। तो क्या इसका मूल्य 20,000 हो गया बेटा? और फिर इसका एडजस्टमेंट लागत मूल्य पर होगा ना? एंट्री बोलेंगे। डेबिट टू बेटा ये एंट्री जो है ये लागत मूल्य पर होगी ना? कितनी इकाई है? 80। लागत मूल्य 200 तो कितना आ गया? 16,000। फटाफट बताओ, देखिए सामने आ गया आप लोगों को। चौथा जो अपन ने अभी इलस्ट्रेशन किया, यानी कि तीसरा इलस्ट्रेशन हुआ आज की क्लास में, पहले के कंपैरिजन में दूसरा ज़्यादा सामने आया होगा और दूसरे कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा सामने आया। तो क्या आप लोग रट गए बेटा? धीरे धीरे सामने आने लग गया। जब कल मिलेंगे तीसरा, पांचवा, छठा और सातवां सवाल करेंगे। इस चैप्टर में 7 तो इलस्ट्रेशन है, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सातों तो है कैजुअल बेसिस का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कैजुअल का है, 1 वाला न्यूमिरस का है और 3rd वाला फ्रीक्वेंट का है। ठीक है बेटे? चलो ओके ओके बेटे।